कहानी का ये 16वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। सुमेर जी की हवेली में अंदर क्या बाहर क्या सब जगह हंगामा मचा हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर के फोन करते ही मामले की नजाकत को देखते हुए बड़े अधिकारी भी फौरन हवेली पहुंच गए और रघुवीर जी से बोले, देखिए शेखावत साहब, आप मामले को समझिए, हम मजबूर हैं। ये हमारे लिए एक अनिवार्य कार्रवाई है और वो अकेली नहीं है, उनके साथ काफी सारा सपोर्ट भी है। काफी सारे बड़े लोगों के साथ साथ एक एनजीओ और महिला शक्ति संगठन के कार्यकर्ता भी साथ हैं। और आप तो जानते ही हैं ना, इन महिला शक्ति संगठन वालों को राय का पहाड़ बनाते हैं। हम मजबूर हैं, उन्होंने अपनी मजबूरी गिनाई। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या क्या प्रपंच रचे हैं संजना सहाय ने आपके सामने। आखिर मान खुद ही तैयार हो गया साथ जाने को। मान, सुमेर जी ने उसे टोका। रिलैक्स स्टैंड, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मान ने तसल्ली दी, पर उसके डिसीजन ने घर में सभी की चिंता को और बढ़ा दिया था। जहां कुछ देर पहले हंसी की आवाजें गूंज रही थी, उसी माहौल में अब चिंता और तनाव का शोर था। सरस्वती जी की आंखों से आंसू बह निकले। परिणीता ने उनको संभाला हुआ था। वहीं धारा पूरी तरह शांत होकर खड़ी थी, जैसे शरीर में उसके लकवा मार गया हो। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। नजरें ही थी जो मान पर टिकी हुई थी। आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसकी हालत देखकर मान धारा के नजदीक आया। कुछ देर पहले का दमकता चेहरा अभी पूरी तरह से मुरझा चुका था। बिल्कुल भी चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। खुद में हिम्मत बनाकर रखना जैसे पहले रखती थी, मां ने धारा के आंसू पोंछते हुए कहा। अपना और घर में सबका ध्यान रखना, खासकर दादी का। धारा को तसल्ली देकर मान पुलिस इंस्पेक्टर के पास आ गया। उसने हथकड़ी लगानी चाही तो सुमेर जी ने सीनियर ऑफिसर से मना कर दिया कि मान कोई चोर उचक्का नहीं है, वो ऐसे ही जाएगा। हवेली का मेन गेट खुलते ही बाहर खड़े सभी व्यक्ति अलर्ट हो गए। प्रेस और मीडिया हाउस वालों ने अपने कैमरे और माइक संभाल लिए और पुलिस की टीम इन सब को संभालने को तैयार हो गई, ताकि कोई भी अपनी हद से आगे ना आए। मान को लेकर आते ऑफिसर्स ने मान को चारों तरफ से घेर रखा था। उनके जाते ही विराज ने अपने वकील को फोन किया। वकील भी तुरंत आने को तैयार होने लगा। विराज ने फोन पर ही सारा मामला उसे बताया, जिसका जवाब ये मिला कि आज से आने वाले 4 दिन तक अवकाश घोषित हो चुका है और कोई भी सरकारी संस्थान नहीं खुलेंगे। ये सब सोची समझी साजिश थी, तभी सारी कार्रवाई इतनी जल्दी में की गई थी ताकि मान को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रखा जा सके। वकील ने उनको थाने पहुंचने को कहा, वो भी सीधा वहीं पहुंचने वाला था। हालांकि ये स्पष्ट था कि इस वक्त अब कुछ नहीं हो पाएगा। मान को बाहर लाते ही कैमरे की फ्लैश लाइट्स उसके ऊपर पड़ने शुरू हो चुकी थी। सब अलग अलग एंगल से लगातार पिक्स ले रहे थे। कुछ ने मान से बात भी करनी चाहिए, पर उन्हें रोक दिया गया। मान का कोई मोड़ नहीं था उनके बेतुके सवालों के जवाब देने का। पर जैसे ही धारा के बारे में उन सब ने पूछा और बोलना शुरू किया, मान ने तीखी नजरों से उन सब की तरफ देखते हुए उंगली दिखाकर चुप होने की वार्निंग दे दी। सब चुप तो हो गए, पर उसकी यह हरकत कैमरों में कैद कर ली गई थी। सबकी उम्मीदों पर भी पानी अलग फिरा था। मान के हाथ उसकी जेब में थे, पर सभी को उसके हाथ में हथकड़ियां देखने की उत्सुकता थी। आखिर ये भी एक खबर थी कि मान प्रताप सिंह शेखावत को हथकड़ियां लगाकर ले जाया गया। वहां से निकलकर मान को स्थानीय थाने में लाया गया, जहां पहले से ही प्रतिभा और एडवोकेट नीतू के साथ संजना भी मौजूद थी। मान ने जैसे ही थाने में कदम रखा, तीनों कुर्सी से खड़ी हो गई। मान सीधा संजना के सामने आकर खड़ा हो गया और संजना को देखकर उसके चेहरे पर खुलकर मुस्कान आ गई। और ये मुस्कान कैसी थी, वो संजना भली भांति समझ गई और अपनी नजरें मान से ना मिलाकर इधर उधर देखने लगी। उंगलियां आपस में उलझने लगी थी और मान उसे मुस्कुराते हुए देखे ही जा रहा था। उसने गले में छोटा सा मंगलसूत्र और माथे पर बिंदी लगाकर मांग में भी सिंदूर लगा लिया था। मान ने उसकी खिल्ली उड़ाकर आईब्रो को झुकाकर इशारे से वहां बोल दिया,
इतना गिर जाओगी? तुम्हारे गिरने की हद का पता नहीं चल पा रहा संजना। जेब में हाथ डाले वो गहरी नजरों से संजना को देखकर शर्मिंदा किए जा रहा था। तुमने क्या सोचा था? अकेली जानकर एक अबला महिला को तुम धोखा दे दोगे और वो सह जाएगी? नहीं, अब हम सब संजना के साथ हैं और उसके साथ किए गए अन्याय का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। प्रतिभा ने अकड़ते हुए मान से बोला, पर मान हंसकर हाँ में सिर हिलाकर रह गया। और कुछ? मान की नजरें अभी भी संजना पर थी। इसलिए आप संजना को डरा धमका या अपनी बातों से इमोशनल नहीं कर सकते मिस्टर शेखावत। हम अपने कदम पीछे नहीं लेने वाले, ना ही ये केस छोड़ने वाले। नीतू ने मान के आगे आकर कहा तो मान बोला, जो प्यार की भाषा ना समझी हो उसे क्या ही मैं इमोशनल कर पाऊंगा अपनी बातों से। और लगता नहीं कि इतना सब कर गुजरने वाली किसी से डर भी सकती है। मान का जवाब सुनकर तीनों के मुंह बंद हो गए। और रही केस को छोड़ने वाली बात तो आप सुन लीजिए। केस ही नहीं बल्कि ये शहर भी छोड़कर जाना पड़ जाएगा आप लोगों को। अपना इंतजाम देख लीजिएगा। आप धमका रहे हैं हमें, वो भी थाने में। देखिए सब, ये साहब भरे थाने में 3 अबला महिलाओं को धमका रहे हैं कि हमें इस शहर से निकाल देंगे। नीतू और प्रतिभा का नाटक शुरू हो चुका था। चुप करके बैठिए आप लोग। एक तो रात में आकर सबको परेशान कर दिया, ऊपर से फालतू बातें किए जा रही हैं। जवाब सुनकर नीतू बुरा सा मुंह लेकर बैठ गई। मेरा कहा मान लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। संजना धीरे से 2 कदम आगे आकर हल्की सी आवाज में, या फिर ये समझ लो इशारे भर से मान को इतना ही बोल पाई। और मान इस बार खुलकर हंसा। लगता है मिस्टर मान शेखावत का दिमाग खराब हो चुका है, तभी वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इनको लॉकअप में ले जाइए इंस्पेक्टर। पास खड़ी नीतू ने मान की हंसी से चिढ़कर कहा, आप चुपचाप बैठिए, हम अपना काम खुद कर लेंगे सर प्लीज। प्रतिभा और नीतू को जवाब देकर इंस्पेक्टर ने मान से कहा, जिसके जवाब में मान उनके साथ चल दिया। इनकी हथकड़ियां कहाँ हैं इंस्पेक्टर? आपने अपना काम पूरा नहीं किया। नीतू ने पुलिस वालों पर मान का प्रभाव देखते हुए पूछ लिया। कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी वो। कहा ना कि आप अपना काम कीजिए। मिस्टर मान शेखावत कोई चोर उचक्के या पेशेवर मुजरिम नहीं है जो उनके लिए ये सब करे। परेशान कर दिया, ऊपर से कब से शोर मचा रही है। सामने बैठे इंस्पेक्टर ने इस बार डांटते हुए दोनों को चुप कर दिया और दोनों औरतें बुरा सा मुंह बनाकर एक तरफ संजना को लेकर खड़ी हो गई। मान को लॉकअप में ले गए और उसके साथ ही थाने में विराज और सुमेर जी भी पहुंच गए। अंदर आते ही उनकी नजर संजना पर पड़ी और संजना उनको देखते ही उनकी तरफ आने को बढ़ी। पाँव छूने को जैसे ही आगे होने को ही तो सुमेर जी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वो गुस्से में बोले, रहने दीजिए, लगता नहीं कि आप सुजीत की बेटी हैं और इस बात का हमने बहुत लिहाज कर लिया और आपने बहुत फायदा उठा लिया। आज पहली बार सुमेर जी ने संजना से इस तरह इतने गुस्से में बात की थी, वरना तो हमेशा उसे बेटी की नजरों से ही देखा और पिता के समान प्रेम दिया था। संजना नजरें झुकाकर एक तरफ हो गई। मन में हलचल हो गई थी। डर उसे भी लगने लगा था। आखिर अपनी करतूत तो वो जानती ही थी, पर उसे यकीन था कि एक बार वो वापस से सब पाले तो सबसे माफी मांग कर मन्नतें कर लेगी। और मान तो उसे बेतहाशा चाहता है। कुछ दिनों में वो वापस पहले जैसा हो जाएगा और उसे अपना लेगा। बड़ा यकीन था उसे अपनी सोच पर। सर आप आइए हमारे साथ, इंस्पेक्टर सुमेर जी और विराज से बोला और उनको लेकर ऑफिस की तरफ चल दिया। खबर आग की तरह फैली थी शहर में। सुबह होते ही ये खबर न्यूज में भी आने लगी। महिला संगठन वालों ने हवेली का घेराव कर लिया था और बाहर खड़े ही नारेबाजियां चल रही थी। मान के साथ साथ धारा को भी खूब घसीटा जा रहा था। उसके किरदार पर उंगलियां उठाकर कई तरह के लांछन लगाए जा रहे थे। तरह तरह की बातें बनने लगी थी सब तरफ और मान से ज्यादा धारा को लोग बुरा कहकर गालियां दे रहे थे। जिस मामले को शादी के वक्त सबने दबा हुआ समझा था, अब वो खुद से उछलने लगा था। खबर कावेरी जी तक भी पहुंच गई थी और आज सुबह सुबह वो टीवी के सामने बैठकर सब कुछ चिंतित नजरों से देख रही थी। देख ली अपनी बेटी की करतूतें। जैसे ही नीलेश ने मुंह खोला, कावेरी जी ने इस बार उसे बुरी तरह घूरकर आंखों से धमकाते हुए चुप रहने की वार्निंग दे दी।
मयंक जी के आकर जाने के बाद से ही उनका स्वभाव बदल चुका था। नीलेश और सोनल को घर में कोई नहीं पूछता था अब। मुझे धारा से मिलना है विशाल, कावेरी जी ने विशाल की तरफ देखते हुए कहा। विशाल ने भी सहमत होकर उनको तैयार होने को कहा ताकि हवेली जा सके। सरस्वती जी के मना करने के बाद भी धारा ऑफिस जाने को तैयार थी। उसका मानना था कि जब वो गलत नहीं है तो क्यों ही वो घर में चुप करके बैठे, जबकि संजना गलत होते हुए भी बाहर खुलकर सब कर रही थी। और उसकी बात का समर्थन रघुवीर जी ने और परिणीता ने पूरी तरह से किया था। और आज रघुवीर जी ने धारा के साथ ऑफिस जाने का फैसला किया था। धारा ऑफिस जाने को तैयार थी जब कावेरी जी और विशाल के आने की खबर उनको मिली। मम्मी आप, ड्राइंग रूम में आते हुए धारा ने कावेरी जी और विशाल को साथ देखकर पूछा। वैसे उनके आज अचानक आने का प्रयोजन उसे समझ आ रहा था। तुमसे मिलने और बात करने आए हैं। कावेरी जी ने बड़ी ही उलझन और नागवारी के साथ धारा को देखा। वो काफी परेशान लग रही थी। धारा की भी आंखें लाल और सूजी हुई सी थी। चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो रात भर से सोई नहीं है। कावेरी जी धारा से और कुछ बात करती उसके पहले ही सरस्वती जी और रघुवीर जी वहां आ गए और उनका अभिवादन कर उन्हें बैठने को कहा। ये सब क्या है धारा? बाहर जो सब बोल रहे हैं क्या वो सच में? सामने बैठ कावेरी जी ने पहला सवाल धारा से किया। बहन जी, अपनी बेटी पर विश्वास रखिए, क्या वो इस तरह के काम कर सकती है? सरस्वती जी ने धारा के बदले कावेरी जी को जवाब दिया। माफ कीजिएगा पर मेरी बेटी के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लोग उल जलूल बातें बना रहे हैं, उसके किरदार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। और सही बात तो यह है कि मुझे भी सच्चाई नहीं पता कि किस तरह एक साधारण घर की बेटी अचानक आपके परिवार की बहू बन गई। कावेरी जी काफी परेशान थी। सबकी बातें सुनकर तो सभी तरह के सवाल कर बैठी जो वो पहले भी पूछना चाहती थी। धारा अब आपकी बेटी ही नहीं, हमारे घर की बहू भी है, हमारी इज्जत है। क्या आपको हमें देखकर ये लगता है कि हम हमारे घर में इस तरह का काम होने देंगे? किसी की बेटी को बिना ब्याहे अपने घर में लाकर अपने बेटी के साथ रहने देंगे? सरस्वती जी ने कावेरी जी की बातें और चिंता को देखकर बात शुरू की। धारा हमारी छोटी बहू है, मेरे पोते मान प्रताप सिंह शेखावत की पत्नी, और यही हमेशा रहेगी, जिसे मैं अपने हाथों से ब्याह कर अपने घर लेकर आई हूँ। बस आप विश्वास रखती हैं तो रखिए, वरना ये जो भी झूठ अभी फैल रहा है उसे खत्म कर बहुत जल्दी हम ये साबित भी कर देंगे। मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर पता नहीं इतनी बातें सुनने के बाद मन में सवाल उठने लगे कि किस मजबूरी में आकर या किस और वजह से उसने आपके पोते से शादी की। इतनी कमजोर नहीं है आपकी बेटी कि कोई भी उसे इस तरह के कामों के लिए मजबूर कर दे, बल्कि उसने तो हमें संभाला है हमारे बुरे वक्त पर। इस बार रघुवीर जी बोले और उन्होंने इस शादी की जो भी सच्चाई थी सब कावेरी जी और विशाल को बता दी। पूरी बात सुनकर और जानकर कावेरी जी के चेहरे पर पूरी तरह संतोष था और इस बार उनकी नजर धारा पर विश्वास और गर्व के साथ उठी कि उनकी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया। इस बात को वो अब आत्मविश्वास के साथ सबसे कह पाएंगी और उसके साथ उसका पूरा परिवार खड़ा है ये जानकर उन्हें तसल्ली थी। अब वो चेहरे पर संतोष लिए घर वापस आ गई। बाहर विरोध प्रदर्शन दिन चढ़ने के साथ बढ़ने लगे थे। धारा की गाड़ी हवेली से बाहर निकलते ही कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। रास्ता रोककर और कुछ एक ने तो गाड़ी पर पत्थर भी फेंके, पर ड्राइवर ने कुशलता के साथ गाड़ी वहां से निकाल ली थी। धारा निप्रभाव और सपाट चेहरे के साथ ये सब होते देख रही थी। अपने लिए कहे गए भद्दे कमेंट और बातों को वो खुद सुन और पढ़ रही थी। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था उसे? गंदे और बेहुदा शब्द उसके लिए बोले जा रहे थे। रघुवीर जी धारा के बगल में बैठे गाड़ी के विंडो ग्लास से बाहर का सब हाल देख रहे थे। धारा बेटा, इस वक्त बहुत हिम्मत बनाकर रखना, तुम्हारे टूटने का ये भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बस तुम मजबूत रहना और हम पर विश्वास रखना। रघुवीर जी के शब्दों में समझाना और याचना दोनों थी। जी दादू,
धारा ने आंख की कोर पर आधा आंसू बाहर आने से पहले ही पहुंच दिया और खुद को संभालते हुए बाहर देखती रही। रघुवीर जी को भी चिंता थी कि वो उनकी वजह से ही इन सब मुसीबतों में पड़ी थी। ऑफिस के बाहर का भी हाल कुछ वैसा ही था। ऑफिस के गेट के बाहर काफी सारी महिलाओं ने गुट बनाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसमें धारा के लिए काफी बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसे मान की जिंदगी से निकल जाने को कह रहे थे। साथ में संजना के लिए सभी के दिल में सहानुभूति भरी हुई थी। सबकी खुली डिमांड थी कि मान धारा को अपनी जिंदगी से बाहर कर संजना को अपनाए और उसे इज्जत से अपने घर लेकर जाए। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि जरूर कुछ ना कुछ झोल है। तभी तो अपनी इतनी सुंदर नई नवेली दुल्हन को छोड़कर एक मामूली से एम्प्लॉय को अपनी बीवी बनाकर घर ले गए और उसके साथ रहने लगे। कितनी खराब और घटिया है ये लड़की। क्या चालें चली होंगी उसने ये सब करने के लिए। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। धारा के ही साथ काम करने वाली काव्य ने ये बात कही। दूसरी लड़की बोली, शुरू में कितनी सीधी बनती थी, पता नहीं था कि इतनी चालाक और धूर्त लड़की है ये। क्या पता क्या जादू किया है मानसर पर इसने। सभी अपनी तरफ से बातें बना रहे थे। काव्य बोली, अरे तुम्हें नहीं पता, इसने तो शिवाय सर पर भी डोरे डाले थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दूसरी लड़की बोली, अरे वो तो दोनों को एक साथ चला रही थी, देखा नहीं था। दोनों के साथ कितना ज्यादा रहती थी और ज्यादा पैसे वाले को फंसा लिया। बातें लगातार ऑफिस में भी बनने लगी थी, पर जैसे ही थारा और रघुवीर जी ने ऑफिस में कदम रखा, सभी अपना मुंह बंद करके अपने अपने काम में व्यस्त होने का दिखावा करने लगे। पर आते आते भी काफी सारी बातें थी जो धारा के कानों में पड़ चुकी थी। अपने कैबिन में खड़ी धारा विंडो से बाहर के हालात देख रही थी। लगातार नारेबाजियां करते हुए लोग अब थक चुके थे। हाथ में पकड़े पोस्टर्स और बैनर्स को कंधे पर डाले कहीं कहीं जगह देखकर बैठने लगे थे। भूख लगने लगी थी और एनर्जी खत्म होने लगी थी और अब उनके अपने काम के बदले सड़क पर ही पार्टी करवाई जा रही थी। एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़े और दूसरे हाथ में नाश्ते की प्लेट थामे सभी कोई ना कोई जगह ढूंढकर वहां बैठकर मजे से अपना मनपसंद नाश्ता कर रहे थे। पिज्जा, बर्गर से लेकर समोसे और वड़ा पाव कुछ लोग घूम घूम कर सर्व कर रहे थे। साथ में बातें भी हो रही थी। अभी माहौल थोड़ा शांत सा लग रहा था। क्या देख रही हो? धारा के पीछे खड़े रघुवीर जी ने उसे बाहर की तरफ देखते हुए पूछा। वो अभी अभी आए थे धारा के केबिन में। बाहर खड़ी इस भीड़ को देख रही हूँ दादू। कॉफी का सिप लेते हुए धारा ने थके हुए अंदाज में आगे कहा। वो भीड़ जिसकी ना कोई शक्ल होती है और ना ही कोई अस्तित्व, आज ही खड़े होकर हमारे खिलाफ नारेबाजियां कर रहे हैं। चंद रुपयों और खाने की मौज के बदले इनको ना हमसे मतलब है और ना ही संजना से। सही कह रही हो बेटा, और जब सारा मामला सामने आ जाएगा और बात क्लियर हो जाएगी, तब यही लोग कहीं नजर नहीं आएंगे जो चंद रुपयों के लिए किसी की भी इज्जत उछालने को तैयार रहते हैं। रघुवीर जी भी धारा के बगल में खड़े होकर बाहर देखने लगे तो धारा बोली, आज ही लोग इतना कुछ कह रहे हैं, क्या कल यही लोग इसी तरह माफी भी मांगने आएंगे भीड़ में गेट के बाहर खड़े होकर? धारा की बात पर रघुवीर जी मुस्कुरा दिए और बोले, आपको लगता है बेटा जी ऐसा होगा? ये भीड़ है, इसकी कोई गारंटी नहीं, पर हाँ, इस भीड़ के पीछे जो लोग हैं उनकी जरूर गारंटी लेते हैं हम कि वो कदमों में होंगे आपके। कहते हुए रघुवीर जी बहुत गंभीर हो गए थे। और बेटा जी, ये पीठ पीछे बात करने वाले लोग बिना हड्डी के जीव की तरह होते हैं, ये कहीं भी मुड़ जाते हैं। समझ रही है ना आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? धारा बोली, जी दादू, सब समझ आ रहा है, इसलिए बस सुन ही रही हूँ तब से, क्योंकि पता है पूछ लिया तो ये लोग सिरे से अपनी बात से मुकर जाएंगे कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं है और बेवकूफ हम ही कहलाएंगे पूछकर। रघुवीर जी बोले, चलिए फिर कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और आपकी दादी का 3 बार कॉल आ चुका है, उन्हें चिंता हो रही है आपकी। धारा बोली, दादू अभी ना भूख है ना ही मन, और मैंने अभी कॉफी पी है, मैं आपका लंच लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। रघुवीर जी बोले, देखो बेटा, लड़ने के लिए ताकत भी चाहिए होती है और खुद को भूखा रखकर तुम खुद को कमजोर करोगी, फिर कैसे संभालोगी सब? सोचो, अगर आज मैं ना होता तो तुम्हें ऑफिस अकेले आना पड़ता तो?
दादू प्लीज ऐसी बातें तो मत कीजिए इस वक्त। बैठिए, आप मैं आपकी प्लेट लगा रही हूँ। रघुवीर जी बोले। ठीक है फिर आपकी मर्जी, आप शाम को मान के साथ ही डिनर कीजिएगा। रघुवीर जी मुस्कुराकर कहते हुए सामने लगे सोफे पर बैठ गए। बाहर से फिर नारों की आवाजें आने लगी। देखिए उनका भी लंच हो चुका और एक आप हैं। रघुवीर जी ने कहते हुए प्लेट उठा ली और धारा इस बात पर सर झुका कर रह गई। वो कोशिश कर भी लेती खाने की, तब भी खाना गले से नहीं उतरता उसके। देखो संजना, ज्यादा से ज्यादा शाम तक ही रोक सकते हैं हम मान शेखावत को, उसके बाद वो हर हाल में बाहर हो जाएगा। जमानत मिलनी ही है उसे। नीतू ने संजना को बताया। तीनों थाने के पास ही एक गाड़ी में बैठी बातें कर रही थी और साथ में उनका लंच भी चल रहा था। हमें मान पर और बाकी के घर वालों पर हर तरह का दबाव बनाना पड़ेगा। हो सके तो मामला अदालत के फैसले से पहले ही निमट जाता तो अच्छा है। मान बस मान जाए तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। एक काम करो संजना, कल से तुम भूख हड़ताल पर हो, समझी? प्रतिभा ने समझाते हुए कहा। सुनते ही संजना के गले में उतरता निवाला वहीं फंस गया। भूख हड़ताल? मन में सोचते ही चक्कर से आने लगे। मैं एक बार मान से अकेले में बात करना चाहती हूँ, प्लीज। आप एक बार यही थाने में ही मेरी उससे मीटिंग फिक्स करवा दीजिए शाम से पहले। बस एक बार अकेले में मुझे बात करनी है उससे। संजना रिक्वेस्ट करते हुए बोली। अकेले में क्या बात करोगी मेरी जान? कोई मंत्र पढ़ने वाली हो क्या? नीतू ने मजाक उड़ाते हुए कहा तो प्रतिभा भी हंस दी। नीतू बोली, ठीक है जो भी हो, हम तुम्हारे लिए इतने परपंच कर रहे हैं, ये भी करवा देते हैं। पर एक बात याद रखना, वहां जाने के बाद हमें भूल मत जाना। हाँ, मान शिकावत की पूरी तरह से बीवी बनने के बाद हमें भी तगड़े वाला डोनेशन चाहिए अपने एनजीओ के लिए। क्यों प्रतिभा जी? हाँ और नहीं तो क्या, डोनेशन तो लगेगा ही भाई। अब तुम्हारे जैसी और भी अबला महिलाएं आती हैं हमारे पास, उनकी भी मदद करनी पड़ती है हमें। प्रतिभा ने आंखें मटकाते हुए कहा तो नीतू ने उसकी तरफ देखकर धीरे से अपनी आंख दबा दी। संजना उनको लालच देते हुए बोली, क्यों नहीं, आप बस एक बार मेरा ये काम तो करवा दीजिए। मैं मान की जिंदगी में और आपका डोनेशन आपके हाथों में। जितने का कहेंगी उतने का चेक काट कर दिलवाऊंगी। दोनों का लालच संजना ने भांप लिया था और संजना का खोखलापन तो वो दोनों पहले ही जान चुकी थी। संजना बड़े गुरूर से बोली, वो मेरी कोई बात नहीं टालता था। हमेशा मैंने जो कहा जो चाहा उसने वही किया। देखना अभी मान जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मैं मिलकर एक बार बात कर लूं, मुझे यकीन है वो मान जाएगा। नीतू उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए बोली, बड़ा यकीन है तुम्हें? वैसे इतना तुम्हें मानता था तो छोड़ कैसे दिया? नीतू ने मुंह में रोटी का कौर डालकर उंगली चाटते हुए संजना से पूछा। वो बड़ी पैनी नजरों से उसे देख रही थी, साथ में प्रतिभा भी हाँ में हाँ मिला रही थी। कोई और छोल तो नहीं? बता दो अभी से। नीतू की बातों से संजना सक पका गई, पर उसने खुद को पूरी तरह मजबूत बनाने की कोशिश की। आपसे कहा ना, ये सब उस धारा ने किया है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। बस मुझे एक बार मान से मिलना है। नीतू बोली, ठीक है, महिला मोर्चे वालों से भी बात करनी है। कल से वो भी भारी प्रदर्शन करने वाली हैं और शाम को कुछ एक न्यूज चैनल पर भी डिबेट है। सजना, तुम्हें भी वहां कहीं कहीं बोलना होगा तो ध्यान रहे, एक एक शब्द ऐसा बोलना कि लोगों के दिल में तुम्हारे लिए सहानुभूति जगे, समझी? नीतू ने एक कागज से संजना को पकड़ा दिया। स्क्रिप्ट है तुम्हारे लिए, पढ़ लो, यही सब बोलना। प्रतिभा ने कागज की तरफ इशारा करके कहा। जी। कहते हुए संजना ने वो कागज लिया और उसे पढ़ने लगी। वो दोनों भी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। कुछ देर में नीतू का फोन बजा। थाने से फोन आया था। बात करते हुए नीतू कार से उतर गई और कुछ देर बाद वापस आई और बोली, संजना तैयार हो जाओ, अभी थाने में कोई नहीं है। विराज और सुमेर जी दोनों वकील के साथ कहीं गए हैं। तुम अभी मान से मिल सकती हो। जाओ और जाकर अपना मौका बुना लो, नहीं तो हम हैं ही। नेतू की बात सुनकर संजना तुरंत कार से उतरकर थाने की तरफ चल दी। उसे काफी उम्मीद थी खुद से और काफी भरोसा था अपने आप पर। लॉकअप का दरवाजा खुला। मान जो कब से उस छोटे से लॉकअप में चहलकदमी करते हुए कुछ सोच रहा था, उसने मुड़कर देखा। सामने संजना खड़ी थी और उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। परेशान हो गई ना?
संजना ने बड़ी अदा से प्यार जताते हुए मान के करीब आकर कहा, क्या करने आई हो यहाँ पर? उसको अचानक देखकर मान ने पूछ लिया और उसके माथे पर बल पड़ गए। संजना बोली, तुम्हारी परेशानी दूर करने आई हूँ। मान, ये सब उस धारा की वजह से हो रहा है। मान बोला, मेरी परेशानी अब तुम हो संजना, और यहाँ मैं धारा की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हूँ। उस डाउन मार्केट लड़की को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंको मान। हम फिर से पहले की तरह रह सकते हैं। देखो, मुझे पता है तुमने उससे मजबूरी में शादी की थी। अब तो मैं आ गई हूँ और कोई मजबूरी भी नहीं। तो उससे कहो कि वो चली जाए तुम्हारी जिंदगी से। मान उसे घूर कर बोला, अपने शब्द संभालो संजना। धारा मेरी मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। मुझे जरूरत थी उसकी जब तुम भाग गई थी हमारी इज्जत को दांव पर लगाकर। तब वो आई थी हमारी जरूरत को पूरा करने, हमारी इज्जत रखने। संजना अपने लहजे में मिठास घोलते हुए बोली, गलती हो गई थी मुझसे मान, भटक गई थी मैं। गलती? और रियली संजना, जो तुमने किया वो सिर्फ तुम्हें एक गलती लग रही है? सही में? मान को ताज्जुब हो रहा था संजना की बात सुनकर। उसे धोखा कहते हैं, उसे गुनाह कहते हैं, समझी तुम? मान के चेहरे से नफरत बरस रही थी उस वक्त, और संजना का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। बात हाथ से निकलती दिख रही थी। संजना अटकते हुए बोली, मुझे मुझे पता है मान, जैसे तुम मुझसे पहले दीवानों की तरह प्यार करते थे, अब भी बिल्कुल वैसा ही प्यार करते हो। बस अभी गुस्सा हो वो मैं तुम्हारे घर में सबसे माफी मांग लूंगी। तुम देखना सब मान जाएंगे और फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। मान अब हाथ बांधे उसे बोलते हुए देख रहा था। पापा भी तो यही चाहते थे ना? संजना ने कहा तो मान को हंसी आ गई। परवाह है तुम्हें अंकल की इच्छा की? मान के सवाल पर कुछ पल को संजना चुप रह गई। प्लीज मान, समझो मेरी बात को। वो झोपड़पट्टी में रहने वाली 2 टके की लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। अभी संजना पूरा कुछ कह भी नहीं पाई थी कि मान बीच में ही चीख पड़ा, चुप, एकदम चुप। 2 टके की तुम हो और औकात तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं है। खबरदार, जो मेरी वाइफ के लिए एक भी गलत शब्द निकाला तो। मान ने पहली बार संजना को इतनी बुरी तरह छिड़का था। संजना आंखें फाड़े मान को देख रही थी। एक बार फिर से कह रही हूँ मान, मेरी बात मान जाओ। मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने को। तुम कर सकती हो मेरे खिलाफ कुछ भी। मान हंसा ही था बस संजना की बात सुनकर। बहुत पछताने वाली हो तुम संजना। मैंने अंकल के खातिर और बचपन की दोस्ती का लिहाज कर कुछ भी नहीं किया था तुम्हारे खिलाफ, पर अब तुमने आगे बढ़कर मुझे मौका दिया है और साथ में बहुत सारे कारण भी। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वक्त पर सुधर जाओ, वरना तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। संजना बोले, मुझे धमका रहे हो? मान ने उसे सख्त लहजे में कहा। नहीं, समझा रहा हूं तो समझ जाओ। संजना बोली, तुम भी समझ जाओ। बहुत जल्द ही मैं तुम्हारे घर में होंगी, देखना तुम। और तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा मान। मेरा हक है तुम पर, बचपन से लेकर अभी तक हमेशा मेरा ही हक रहा है तुम पर, और मैं मेरा हक लेकर ही रहूंगी मान, देखना तुम। मान मुस्कुराते हुए बोला, इलाज करवाओ अपना संजना, तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। इस वक्त मान को वो किसी पागल से कम नहीं लग रही थी, पर मान की बात सुनकर मुंह बनाती हुई वो वापस चली गई। बाहर खड़े सिपाही ने आकर तुरंत ही लॉकअप का गेट बंद कर उस पर ताला लगा दिया। क्या हुआ, मान गया? नीतू ने संजना से पूछा। हालांकि उसकी शक्ल देखकर बहुत कुछ समझ आ रहा था, और संजना ने कोई जवाब भी नहीं दिया। वो चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। नीतू बोली, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं माना तो वैसे मनवा लेंगे। प्रतिभा, तुम अब बाहर का मोर्चा संभालो और मैं केस की तैयारी करती हूँ। ये शेखावत साहब मुझे फेमस करवा कर ही मानेंगे। इस केस के बाद तो सबकी जुबान पर मेरा ही नाम होगा। संजना, तुम चिंता मत करो, सारे सबूत उस मान के खिलाफ हैं। देखना ये केस हम ही जीतेंगे। नीतू की बातों पर संजना सिर हिलाकर रह गई। बाकी वो किसी और ही ख्याल में डूबी थी इस वक्त। इधर सुमेर जी की हवेली में एकदम सन्नाटा था। रात के 9 बज रहे थे। धारा बालकनी की तरफ मुंह किए काउच पर अपने दोनों घुटनों को मोड़कर उस पर अपना चेहरा रख के बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। दिन भर का सारा घटनाक्रम उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रहा था,
ऑफिस में होती खुसफुसाहट, उसके लिए कहे जाने वाले भद्दे शब्द और कमेंट जो लोग हल्की आवाजों में कर रहे थे, उसे सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई उसके पास में आकर फुसफुसाकर बार बार वो शब्द बोलकर जा रहा हो। जीवन में पहली बार ऐसा दिन देखा था उसने जब उसके किरदार पर इतनी सारी उंगलियां उठ रही थी। अंधेरे कमरे में अकेली बैठी धारा को अजीब सी घुटन हो रही थी। खुलकर रोना चाह रही थी वो, पर जैसे अंदर बर्फ सब कुछ जम गया हो। रोना चाहती थी पर आंसू थे कि निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। मन भारी हो रखा था। दिन भर से खुद को संभाला था उसने, पर अब उसे शिद्दत से मान की याद आ रही थी। कमरे का अकेलापन आज उसे खाने को दौड़ रहा था। चेंज करने के इरादे से आई धारा ने अपना चेहरा धोकर आईने में अपने अक्स को देखा। इतनी बिखरी, इतनी उलझी तो वो कभी नहीं लगी। मुंह धोकर धारा कपड़े चेंज करने चेंजिंग रूम में गई और वहां हुक पर टंगी मान की टी शर्ट पर धारा की नजर गई, जो उसने कल उतार कर टंगा दी थी। टी शर्ट को अपने हाथों में लेकर धारा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मान की महक उसके होने के एहसास को जगा रही थी। सीने में कुछ पिघलता सा महसूस हुआ धारा को। कब से गले में आंसू का गूंजा अटका हुआ सा था। टी शर्ट पर हाथ फेर कर उसे चूम कर धारा की आंखें भीग गई और आंसू की धारा निकलकर मान की टी शर्ट को भिगो गई। चेंज करके धारा चेंजिंग रूम से बाहर निकली। चेहरा रोकर लाल हो चुका था और पलकें भारी। रूम के गेट को लॉक कर धारा मुड़ी और अपने सामने मान को खड़ा पाया। बेड के पास खड़ा मान कल रात वाली ब्लैक टी शर्ट और लोअर में था। चेहरे पर थकान तो थी पर कोई शिकन नहीं। धारा की तरफ देखते हुए मान ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। सब कुछ सपने सा महसूस कर धारा मान की बाहों में समा गई और कब से रुक रुक कर आते आंसू को गति मिल गई और धारा मान के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। मान की बाहें धारा को कसती अपने सीने में समाई जा रही थी। धारा के सिर को सहलाते मान ने धारा के बालों को चूम लिया। बालकनी से आती हवाओं से लहराते पर्दों और कमरे में लैंप की हल्की रोशनी के बीच धारा मान की बाहों में समाई उसके होने के एहसास को महसूस कर रही थी। उसके आंसू मान की टी शर्ट को भिगोते जा रहे थे। धारा का इस कदर टूट कर रोना मान के दिल को तड़पा रहा था। वो उसके सिर को सहलाता और बालों में उंगलियों को उलझाता अपने होने का यकीन दिला रहा था। धारा प्लीज, सिर को चूम कर उसे चुप हो जाने के लिए कहा। उसकी वजह से आज धारा का ये हाल था। ये बात मान को दिल में खाने लगी थी। वो तो बिना वजह ही इन सब के बीच फंस गई और आज सबसे ज्यादा उंगलियां उसी पर उठाई जा रही थी। मेरी वजह से तुम भी परेशान हो गई, धारा रोते हुए बोली। आपकी वजह से नहीं, आपके लिए परेशान हूं मैं। आखिर कुछ तो बोली। मान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतनी परेशानी में भी इसे मेरी ही फिक्र है, ये लड़की भी ना। दारा के कंधों को पकड़कर अपने से थोड़ा दूर कर नजर भर उसके आंसू से भरे लाल चेहरे को देखा और उंगलियों की पोर से उसके आंसुओं को पोंछ दिया। मेरे लिए परेशान हो? क्यों? मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ कि कोई भी उठा कर ले जाएगा। ना ही कोई मिठाई की उठाकर मुंह में रख ली और पता भी नहीं चला। उसने बातें करके धारा का मन हल्का करना चाहा। मिठाई तो हो आप, हर वक्त मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं चारों तरफ। बड़े हल्के से सिर झुकाकर कह गई धारा, पर करीबी होने से मान ने सुन ही लिया और जोर से हंस पड़ा। ये मिठाई अब तुम्हारे हिस्से की है। मक्खियां चाहे कितनी भी आए, पर अब इसे कोई हड़प नहीं सकती। मान ने हंसते हुए कहा और धारा ने शर्म से सिर झुका लिया, जिसे मान ने वापस हाथों में भरकर ऊंचा कर दिया। आज भी ऑफिस गई थी तुम? कहकर धारा के चेहरे पर आते बालों को एक तरफ कानों के पीछे किया उसने। हाँ, बड़ी धीमी सी और भीगी सी आवाज निकली थी। मान बोला, पर क्यों घर पर ही रहती? डर नहीं लगा तुम्हें? दादू बता रहे थे कुछ लोगों ने पत्थर फेंके थे तुम्हारी गाड़ी पर ऑफिस जाते वक्त। धारा मान को देखकर बोली, डर उनके फेंके पत्थरों से नहीं, बल्कि उनकी कही बातों से लग रहा था। उनके लगाए बेबुनियादी इल्जामों से लग रहा था। पहली बार लोगों के बीच जाने से डर लगा है मुझे। उनकी नजरों से और मेरे किरदार पर उठे सवालों से डर लगा है मुझे। हर तरह के अभाव में जीवन गुजारा है मैंने, हर तरह का स्ट्रगल किया है, कभी किसी काम से शर्म महसूस नहीं की।
पर आज अपने कैरेक्टर पर उठती उंगलियों से डर लगा है मुझे। अगर अगर उसने साबित कर दिया कि वो ही आपकी पत्नी है, तब तब क्या होगा शेखावत साहब? मान ने पूछा। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? मान की सवाल करती गहरी नजरें धारा के चेहरे पर रुक गई। वो उसकी आंखों में झांक रहा था। धारा बोली, आप पर पूरा यकीन है, पर पहली बात तो यह है कि संजना साबित नहीं कर सकती कि वो मेरी पत्नी है, तुम नहीं। और दूसरी बात, अगर उसने ये करना चाहा तो मैं उसे ये करने नहीं दूंगा। अब तुम्हारे अलावा कोई और मेरी जिंदगी में चाह कर भी नहीं आ सकती। धारा के बालों को सहलाते हुए मान उसे पूरी तसल्ली देना चाहता था। उसे यकीन दिलाना चाह रहा था अपने आप पर, अपने दिल में उठते उन एहसासों का जिनसे अब वो भी अनजान नहीं था। माँ ने पूछा, अच्छा खाना क्यों नहीं खाया? दादू ने बताया सुबह से भूखी हूँ। थारा बोली, भूख नहीं लगी थी, ना ही मन था खाने का। मान बोला, हम्म, पर मुझे तो भूख लगी है, मैंने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया। धार ने असमंजस से पूछा, क्यों, आपने क्यों नहीं खाया खाना? मान बोला, मेरा भी मन नहीं था, पर अब भूख लगने लगी है मुझे। मैं नहा कर आता हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं नीचे हम दोनों का। कहते हुए मान उठकर फिश एक्वेरियम के पास गया। इनको कुछ खिलाया या इनका भी मन नहीं था? कहते हुए मान मुस्कुरा दिया। कुछ देर पहले ही डाला था इनका खाना। धारा भी पास आकर उन्हें देखने लगी। मन अच्छा होने लगा था तो मछलियों पर ध्यान गया। तीनों टाइम का बस खाना ही डाला था उसने, पर उनकी तरफ देख भी नहीं पाई थी वो आज। पता है तारा, जानवर तक हमारी वेब सबसे पहले पहुंच जाती है। वो अपने आसपास के माहौल को महसूस कर लेते हैं, सुख दुख को पहचान जाते हैं। देखो ये मछलियां भी कितनी उदास लग रही हैं। तुमने बात नहीं की ना इनसे आज? दारा की तरफ देखते हुए पूछा मान ने। मन नहीं था। दारा भी मान के बगल में आ बैठी अपनी सखी सहेलियों को देखने लगी। दारा का हाथ कांच की दीवार पर टिकते ही सारी मछलियां उस ओर आ गईं और उनका मनपसंद खेल शुरू हो गया, धारा के हाथों को छूने की कोशिश करना। बैठो इनके पास और बातें करो इनसे, तब तक आता हूं मैं, कहकर मान वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जाते जाते मुड़कर धारा की तरफ देखा जो अब मछलियों में बिजी हो गई थी। सुमेर बेटा, सरस्वती जी की आवाज सुनकर सुमेर जी ने कमरे का दरवाजा खोला। माँ आप क्यों आई? मैं खुद ही आ जाता, तबीयत खराब है पहले ही आपकी? थोड़ा बीपी हाई था बस, और कुछ नहीं, दवाई दे दी थी धारा ने। कमरे में आते हुए सरस्वती जी ने कहा, अब और क्या तमाशा करने वाली है वो लड़की? मुझे यकीन नहीं होता कि वो सुजीत और सुधा की बेटी है। क्या दुश्मनी थी उसकी हमारे परिवार से जो ये सब कर रही है वो? सुमेर जी बोले, वो क्या करने वाली है इसकी चिंता मत करो आप, तबीयत और खराब हो जाएगी। अभी तक उसने जो मन में आया किया, हर तरह की मनमानी करती आई है ये लड़की। पर माँ, अभी तक तो सुजीत और सुधा का लिहाज कर मैंने कुछ नहीं कहा उसे, पर अब शायद खुद को रोक नहीं पाऊंगा मैं। मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है उसे। यकीन नहीं होता कि वो ये सब भी कर सकती है। सरस्वती जी बोली, मुझे धारा की चिंता हो रही थी। सब तरफ बहुत कुछ बोला जा रहा है उसके लिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ, वो खुद में भी बहुत मजबूत है। देखा नहीं, आज भी वो घर पर नहीं बैठी, सबके बीच गई, उनका सामना किया। बाकी अब मान भी तो है, वो संभाल लेगा। कहते हुए सुमेर जी मुस्कुरा दिए। इधर मान अपने कमरे में सो रहा था। उसकी नींद कानों में पड़ती कई तरह की आवाजों से खुली थी। बेड से उतर कर वो सीधे बालकनी में आया था और सामने का नजारा देखने लगा। हवेली के मेन गेट पर इकट्ठी होती भीड़ कल से आज ज्यादा थी। सामने बैनर लगाए जा रहे थे। लोगों के दिलों में संजना के लिए हमदर्दी, अरमान और धारा के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ता ही जा रहा था। सारे लोग आज उसे सपोर्ट करने आए थे और लगातार मिलकर धारा और मान के खिलाफ नारेबाजियां हो रही थी। सामने जमीन पर ही मंच बनाने की तैयारी थी। साथ में न्यूज चैनल वहां की शूटिंग करते हुए हाल बयान कर रहे थे। आज संजना भूख हड़ताल पर बैठने वाली है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वो अपनी भूख हड़ताल नहीं खत्म करेंगी। वहीं मान शेखावत के वकील का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की भूख हड़ताल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अदालत में अपनी फर्स्ट हियरिंग के इंतजार में हैं और अपना केस लड़ना चाहते हैं। यानी कि मान शेखावत भी संजना को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहे हैं।
ये पैसे की माया नहीं तो और क्या है। सबके सामने वो गलत करके भी अपनी बात पर अड़े हैं। देखते हैं जीत किसकी होती है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं अभिनय शर्मा देखते रहिए न्यूज चैनल सच से सामना। कैमरा में देखते हुए मीडिया पर्सन ने अपनी बात खत्म की और यही सब अब टीवी पर भी आ रहा था। बालकनी की रेलिंग पर हाथ टिकाकर खड़े मान और धारा सामने चल रहे तमाशे को देख रहे थे। गेट के सामने जमीन पर दरी डालकर उस पर गद्दे बिछाकर सफेद चादरों से उसे ढका जा रहा था। ऊपर टेंट से शेड भी बना दिया गया जो 3 तरफ से बंद और एक तरफ से खुला था। बीच में संजना को माला पहनाकर बैठा दिया और उसके पीछे कुछ महिला कार्यकर्ता बैठी थी। नीतू और प्रतिभा दोनों संजना के अगल बगल में बैठ गईं। ये पूरा सीन मान के कैमरे की बालकनी से सीधा सामने की ओर से दिख रहा था। यानी कि इस वक्त मान और धारा की नजरें संजना पर थी और संजना की नजरें बालकनी में खड़े मान और धारा पर जमी थी। दोनों ओर से नजारा साफ साफ दिख रहा था। नारों की आवाजों के साथ संजना का अनशन का प्रोग्राम शुरू हुआ। जय भवानी के साथ साथ नारी हित के कई नारे लगाए गए। संजना ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर सामने खड़े मान को गहरी नजरों से देखा और थोड़ी अकड़ कर बैठ गई जैसे चैलेंज दे रही हो। मान सिर हिलाकर रह गया। संजना के इस नाटक पर क्या ही कर सकता था। उसने धारा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने नजदीक खींच लिया और फिर दोनों हाथ उसकी कमर में लपेटकर अपने से लगा लिया। धारा की बस सांसें ही रुकने को हो रही थी मान की इस करतूत से। पर उसके आगे वो कुछ कहती या करती। माँ ने झुककर धारा के कान के पास लगभग गर्दन की तरफ एक किस कर दिया। धारा की सांसें वहीं रुकने को ही और आंखें बिना पलक झपके मान को खोल रही थी। पर अभी मान ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो एक तरफ से धारा को छोड़ सामने बैठी संजना को देखने लगा। दूसरा हाथ अभी भी धारा की कमर को पकड़े था और मान के चेहरे पर मुस्कान थी। संजना की तरफ देखकर मान धारा को कमर से पकड़कर अपने कमरे में चला आया और उसने बालकनी का दरवाजा लगाकर उसे बंद कर दिया। संजना का रिएक्शन याद कर मान को हंसी आ गई। जब मुंह खोले संजना दोनों को घूर रही थी। ये इशारा साफ था मान की तरफ से कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपनी पत्नी के साथ खुश है। मान बड़ा खुश था अपनी हरकत से। पर जैसे ही उसने सामने हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे पर नुमाया सारी हंसी पल भर में गायब हो गई। धारा अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी थी जिसमें लाकर मान ने उसे कमरे में छोड़ा था और उसकी नजरें मान पर टिकी थी। वो कच्चा खा जाने वाली नजरों से मान को घूरे जा रही थी। अब मान को एहसास हुआ कि वो क्या कारनामा कर चुका है। देखो धारा, अच्छी बीवियां सुबह सुबह अपने पति को ऐसे नहीं घूरती बल्कि उनके साथ प्यार से। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उड़ता हुआ कुशन मान की तरफ आया जिसे उसने अच्छे से कैच कर लिया। पर वो उसे संभाल नहीं पाया और दूसरा कुशन आ गया। अच्छा देखो मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें कि सॉरी 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 यार, अब नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कुशन लगातार पड़ रहे थे। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ देवी मैया, पाँव पड़ो क्या अब। धारा के फेंके सारे कुशन और पिलो मान ने अपने पीछे फेंक दिए थे और बड़ी मुश्किल से उसके दोनों हाथ पकड़कर खुद को पीटने से रोक पाया था। सॉरी यार, वो मैं थोड़ा जोश में आ गया था तो कहीं भी कुछ भी करोगे। धारा चिल्लाते हुए मान पे फिर से झपटी। सॉरी बोला ना यार। वो उस सजना को जवाब देने के चक्कर में थोड़ा जोश में आ गया था और तुमसे पूछे बिना खुलने में ही शुरू हो गया। मान बोलते हुए अटक रहा था क्योंकि धारा का उसे घूरना जारी था। सॉरी अब नहीं करूँगा और कुछ करना हुआ तो पूछ कर करूँगा, ठीक है। अब शांत, बिल्कुल शांत। मान ने धारा के दोनों हाथ कसकर पकड़े हुए थे। पूछ कर करूँगा? क्या क्या मतलब है आपका? यानी कि पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि हाँ जी शुरू हो जाओ। धारा खुलकर बोल भी नहीं पा रही थी। हाँ तो बीवी हो यार तुम मेरी, अब तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा? राइट से मेरे पास, ठीक है। मान ने बड़े हक से जताया और उसकी बात पर अब धारा झेपी, नजरें दूसरी ओर घुमा ली। अच्छा अब मैं हाथ छोड़ दूं तुम्हारे? पीटोगी तो नहीं ना? मान की हथेलियों में कसे
अपने हाथों की तरफ देखकर कहा तो धारा ने नाम सिर हिला दिया। गुड। धीरे से मान ने धारा के दोनों हाथों को छोड़ दिया और इधर धारा ने कुशन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था और मान सब समझते हुए तुरंत वॉशरूम की तरफ भागकर गेट बंद कर चुका था। धारा के चेहरे पर अब खुलकर मुस्कान आई थी और उसका हाथ कान के पास रख गर्दन को सहला गया। संजना के आसपास नारों का शोर था। सभी जमकर नारे लगा रहे थे, पर इस वक्त उसको वही सीन बार बार ध्यान में आ रहा था जब धारा मान की बाहों में उसके कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसे कभी भी मान से कोई लगाव नहीं था और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। उसे वो हमेशा स्कूल में पढ़ने वाले किसी बेवकूफ से बच्चे जैसा लगता था। मान का प्यार उसे हमेशा बचकाना सा लगा और वंश की मैच्योरिटी ने उसे पहली बार में ही आकर्षित कर लिया था। वंश के प्यार में वो उसकी दीवानी हो चुकी थी, पर आज का वो सीन उसके दिल में अलग ही जलन पैदा कर गया। ऐसा तो मान कभी उसे दिखा ही नहीं था, पर आज मान और धारा को साथ देखकर संजना की आंखें जल उठी। धारा के लिए नफरत ने जोर पकड़ लिया। जिस जगह धारा मान के साथ उसकी बाहों में खड़ी थी, वहां तो उसे होना चाहिए था। उस शानदार कमरे की बालकनी में मान की बाहों में उसे होना चाहिए था। ये सब तो उसे पहले ही बड़ी सहजता से मिल रहा था, जिसे उसने वंश की चाहत में ठुकरा दिया। आज उसे अफसोस हो रहा था कि उसने पत्थर की चाहत में हीरे को ठुकरा दिया। जो इंसान और उसका प्यार उसे बचपना सा लगता था, वो अब उसे एक परिपक्व प्रेमी की तरह लग रहा था। अब उसे और भी ज्यादा एहसास होने लगा था कि उसने क्या खोया है। पछतावा बढ़ता ही जा रहा था। मान, उसकी हवेली, पैसा, शान और शौकत, ये सब अब उसे चाहिए थे हर हाल में, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। मिस संजना, आप कुछ कहना या बताना चाहेंगी कि कब तक आपका ये अनशन चलेगा और इसके जरिए आप मिस्टर शेखावत को क्या मैसेज देना चाहती हैं? रिपोर्टर ने माइक संजना के आगे कर दिया और सारा माहौल थोड़ा शांत करवाया ताकि संजना की आवाज सबको सुनाई दे। इस वक्त वो रोल मॉडल थी सबकी। आप मुझे मिसेस संजना शेखावत कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। और ये अनशन तब तक चलेगा जब तक कि मुझे मेरे पति और ससुराल वाले अपना नहीं लेते। और संदेश ये है कि अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, अपना हक में लेकर ही रहूंगी। संजना की बात खत्म होते ही सब तरफ शोर मच उठा। लोग चिल्लाकर और तालियों के शोर के साथ संजना का समर्थन कर रहे थे और संजना अलग ही सोच के साथ आंखों में चमक लिए मुस्कुरा रही थी। भूख हड़ताल का नाटक करते हुए काफी दिन हो गए थे और इन सब से अब संजना चिढ़ने लगी थी। हालांकि संजना को छुपाकर कुछ खिला दिया जाता था प्रतिभा और नीतू के द्वारा, पर तब भी वो एक प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रही थी। लगातार भूखे रहने से कमजोरी और उसके साथ चिड़चिड़ाहट आने लगी थी सो अलग। अब वो ये सब नाटक करते करते थकने लगी थी। उसे परिणाम चाहिए था, वो भी अपने मन का, पर उसकी हालत असर डालने लगी थी लोगों पर और काफी ज्यादा लोग संजना के सपोर्ट में आ चुके थे। धारा और मान का अब ऑनलाइन भी विरोध होना शुरू हो चुका था। आज मौसम थोड़ा ज्यादा खराब लग रहा था। आधी रात से ही तेज हवाएं चल रही थी। मौसम बारिश का बना हुआ था। कोर्ट से केस की तारीख आ चुकी है, सुमेर जी ने नाश्ता फिनिश कर मान की तरफ को देखते हुए बताया। जी डैड, मैं बस उसी सिलसिले में निकल रहा था। मान भी चेयर पीछे धकेल कर उठ खड़ा हुआ। अकेले जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी साथ चलता हूँ। काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना है, सुमेर जी ने साथ चलते हुए कहा। विराज बोला, मुझे भी जरूरी काम से निकलना है तो आज मैं भी ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। विराज भी तैयार था जाने को। किधर जाना है? सुमेर जी ने विराज से पूछा तो विराज बोला, डैड, संजना जब शादी के टाइम वहां से भागी थी उस वक्त उसके साथ एक मेकअप आर्टिस्ट की टीम थी। उसी टीम से एक बंदा हाथ लगा है। ठीक है धारा बेटा, पापा आज यहाँ नहीं है। आज आप अकेले हो तो आज ऑफिस जाना कैंसिल कर दो। माहौल बहुत खराब है, आपका अकेले निकलना सही नहीं। सुमेर जी ने धारा से कहा। वो भी तैयार थी जाने को। धारा बोली, पर आज तो काफी सारा काम ड्यू था, मेरा आज जाना जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी, कुछ नहीं होगा। आज रहते बेटा, मौसम भी खराब है। सरस्वती जी ने भी रोका तो धारा ने उन्हें तसल्ली दी।
गाड़ी में बैठकर जाना है दादी, कौन सा पैदल जाना है। और मैं आज जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है चली जाओ, पर अपना ध्यान रखना, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ। मान ने कहा क्योंकि उसे पता था कि काफी सारे काम पेंडिंग में रखे हैं जिनका होना जरूरी है और घर से भी किसी का वहां रहना जरूरी है। तो ना चाहते हुए भी मान ने धारा को जाने की इजाजत दे दी और खुद सुमेर जी के साथ निकल गया। बाहर खराब मौसम में भी प्रदर्शन जारी था। मान और सुमेर जी को रोकने की हल्की फुल्की कोशिश के बाद जाने दिया और विराज के साथ भी यही हुआ। दोनों गाड़ियां निकल चुकी थी और इस बात पर गौर किया गया था कि कौन कब और कैसे जा रहा है। धारा की गाड़ी गेट से बाहर निकल रही थी जब प्रदर्शनकारियों की नजर उस गाड़ी पर गई। रघुवीर जी की गाड़ी तो सुबह ही निकल गई थी और आज धारा गाड़ी में अकेली दिखी थी। दुष्प्रचार बढ़ने से लोगों के दिल में धारा के प्रति नफरत बढ़ती ही जा रही थी और आज उस नफरत को मौका मिलता दिखा। आंखों ही आंखों से कई इशारे किए गए। लोग भड़के भड़काए हुए बैठे थे और तैयार थे कुछ भी कर गुजरने को। भावुकता से लोगों के दिल में नफरत भरती थी संजना ने धारा के प्रति और अब उसका टारगेट वही थी। आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी धारा संजना की। उसे मान की जिंदगी से अलग कर संजना को वो जगह आसानी से मिल जाती। गाड़ी घर से कुछ कदम दूर भी नहीं गई थी कि चलते चलते ही रोकनी पड़ी। एक तरफ के टायर अजीब तरह से हिलने लगे थे। क्या हुआ? गाड़ी के रुकते ही धारा ने ड्राइवर से पूछा। तो ड्राइवर बोला, मैम शायद गाड़ी पंक्चर हुई है। ड्राइवर को भी अजीब लगा क्योंकि निकलने से पहले यानी अभी कुछ देर पहले ही उसने सब चेक किया था। ठीक ठाक था सब कुछ। अब क्या करना है? धारा ने पूछा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। घर तो कुछ कदम की दूरी पर था पर हालात देख इस तरह उतर कर पैदल जाना कहीं तक सही नहीं था। आप गाड़ी में ही बैठी रहिए मैम, बाहर मत निकलिएगा, मैं कुछ करता हूँ। ड्राइवर ने कार के विंडो ग्लास खोलकर बाहर की तरफ देखा और टायर को देखने के लिए थोड़ा ज्यादा ही बाहर निकल पीछे की तरफ देखने की कोशिश की और उसी पल उसे अपनी गाड़ी लोगों से घिरती हुई दिख गई। ड्राइवर ने तुरंत ही गर्दन अंदर कर ली और ग्लास को ऊंचा करने लगा पर विंडो का ग्लास पूरी तरह बंद होता उसके पहले ही एक हॉकी स्टिक उस जगह पर घुसा दी गई और ग्लास पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया। ड्राइवर घबरा कर बोला, मैडम जी इन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, ये सब आप सर को फोन लगा दीजिए। ड्राइवर माहौल भांप चुका था और उसके साथ ही गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमले होने लगे। गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी थी। लोगों के हाथ में मौजूद लाठी और हॉकी के हमले गाड़ी की कांच और सब तरफ अचानक से होने लगे। धारा इस अचानक हुए हमले से हड़बड़ा गई। उसने अपने पर्स में रखा मोबाइल निकाला और नंबर डायल कर दी। उसके पहले ही उसकी साइड वाले विंडो ग्लास पर हॉकी का जोरदार प्रहार हुआ। कार का कांच चटक गया, साथ ही लोग गाड़ी को धक्के मार रहे थे जिससे वो पूरी तरह से हिलने लगी थी। काफी ज्यादा लोगों ने गाड़ी को घेर रखा था और ड्राइवर की तरफ का विंडो ग्लास जो खुला रह गया था उसी में लोग हाथ डालकर ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इन सब में फोन धारा के हाथ से छूटकर गाड़ी में ही गिर गया। स्थिति एकदम से बहुत बुरी हो चुकी थी। ड्राइवर पर हमले हो रहे थे ताकि वो गाड़ी का गेट खोल दे। धारा ने आगे पीछे देखा, गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी इस भीड़ की चपेट में आ गए थे। एक तरफ खड़ी संजना पर धारा की नजर गई जो गाड़ी को देखकर हाथ बांधे खड़ी थी और गहरी नजरों के साथ मुस्कुरा रही थी। धारा को समझ आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हुआ और अब क्या होने वाला है। घेरा तो घर के पास ही था पर ऐसी जगह और ऐसी परिस्थिति में कोई कुछ ना कर पाए। ड्राइवर अब बहुत डर गया था। मैडम जी आप बाहर मत निकलिएगा, ये लोग पागल हो चुके हैं, आप साहब को फोन कीजिए। ड्राइवर के कहते ही धारा ने अपना फोन नीचे से उठाना चाहा। ऐसा लगा कि उसकी गाड़ी अब पलटने ही वाली है। लोगों ने एक तरफ से गाड़ी को ऊंचा करके छोड़ दिया जिससे वो वापस नीचे हिलती हुई सड़क पर गिर गई। अंदर बैठी धारा और ड्राइवर भी पूरी तरह से इससे हिल गए। खुद को संभालना मुश्किल होने लगा था। धारा किसी निर्जीव सामान की तरह गाड़ी में इधर उधर लुढ़क रही थी पर अब सब कुछ उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया था। गाड़ी के कांच भी अब टूटने लगे थे और साथ में गाड़ी में भी अब काफी सारे डेंट आ गए थे। धारा ने अपनी तरफ का डोर ओपन किया और बाहर की तरफ निकलने के लिए कदम बाहर निकाल दिया।
इधर ड्राइवर की आंखें फटे जा रही थी। धारा को बाहर की तरफ जाते हुए देखकर वो चिल्लाकर रोक रहा था। धारा को बाहर जाने से उसे देखकर ही लग रहा था कि आज कुछ गलत ही होगा। अगर धारा बाहर गई तो और उसकी जान जानी तो निश्चित है। ये भीड़ छोड़ देगी तो वो हवेली वाले मार देंगे। अगर धारा को कुछ हुआ तो आसमान में बादल गरजने लगे थे, साथ ही काली घटाएं भी घिरने लगी थी। धारा बाहर निकलकर गाड़ी के गेट के पास खड़ी थी और उसके बाहर आते ही जितने भी लोग उग्रता के साथ तोड़ फोड़ मचा रहे थे कुछ पल के लिए रुक गए। वह आगे बढ़ते उसके पहले ही संजना धारा के आगे आकर खड़ी हो गई और भीड़ को रोक लिया कुछ पल के लिए। उसके बगल में कुछ और महिलाएं भी आकर खड़ी हो गई, जिसमें से एक के हाथ में काले रंग का डिब्बा था। प्लान ये था कि धारा को घेर कर पहले पीटेंगे, फिर काले रंग से उसका चेहरा पोंछ कर उसको जूतों की माला पहनाएंगे और घुमाकर उसे शर्मिंदा करेंगे ताकि वो मान को छोड़कर चली जाए। सबकी नजरें धारा पर थी, उस पर हमला करने को पूरी तरह तैयार थे और धारा ने अपनी नजरें सभी पर बना रखी थी। काफी दिनों से इतना कुछ झेल और सुन चुकी थी। धारा का सब्र जवाब दे रहा था। जितने उग्र संजना के भड़काने से लोग हुए थे, आज उससे कहीं ज्यादा गुस्सा धारा के अंदर भरा था। धारा और भीड़ के बीच संजना खड़ी थी और हाथ बांधे धारा को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे बताना चाहती हो कि धारा कुछ भी नहीं है उसके आगे। आगे क्या होगा? क्या धारा बच पाएगी? क्या मान सही समय पर पहुंच पाएगा? क्या संजना अपने खेल में कामयाब हो पाएगी? और क्या क्या घटित होने वाला है मान और धारा की जिंदगी में? आखिर मान करना क्या चाहता है? उसने अभी तक संजना की सच्चाई लोगों को क्यों नहीं बताई? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।